हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या है। वास्तव में ग्लोब पे अध्ययन हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का किस प्रकार से करते हैं, समय और तिथि का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम ग्लोब के माध्यम से जानने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ग्लोब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं वो सबको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोब क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप है जिसके आधार पर, जिसके अनुसार हम जो है पृथ्वी की जो स्टडी करनी होती है, पृथ्वी के बारे में हमको जो जानकारियाँ प्राप्त करनी होती है वो ग्लोब से हम प्राप्त करते हैं। और ग्लोब के माध्यम से ही हम समय, तिथि और जो है तापमान, जलवायु, सभी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन ग्लोब के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। उसके बाद समय को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये मान के चलिए कि एक ये ग्लोब है और ग्लोब यानी कि पृथ्वी को दो आपस आधे आधे भागों में जो काटती है, बीच का यह अक्षांश रेखा जो होता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है, जिसे आप लोग विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा की संख्या यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 होती है, जो आपके ये उत्तर साइड हो गए, जो उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जब आपस में आधे आधे भाग में जब काटती है तो स्वाभाविक है कि ऊपर जाने पर अगर आप उत्तरी अक्षांश रेखा की तरफ बढ़ते हैं 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कर्क रेखा मिलता है। वैसे ही नीचे की तरफ अगर आप 23.5 डिग्री आते हैं तो आपको मकर रेखा मिलता है। मकर रेखा मिलता है। ठीक उसी प्रकार नीचे की तरफ 66.5 डिग्री जाते हैं तो आपको जो है अंटार्कटिक रेखा मिलता है। अंटार्कटिक रेखा। और ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री जाते हैं तो आपको आर्कटिक रेखा मिलता है। आपने इतना अध्ययन तो जरूर किया होगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है उत्तर ध्रुव की तरफ बढ़ने पर कितनी होती है, तो 90 होती है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो होती है 90 होती है। टोटल की बात करें तो ये आपका अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 90 + 90, और बीच की ये जो अक्षांश रेखा है, मध्य अक्षांश रेखा जिसे आप कहते हैं, ये भी एक रेखा ही है। तो 181 कुल संख्या होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात की जाए तो 181 होती है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आप 90 बताएंगे। दक्षिणी अक्षांश की ओर आपकी संख्या 90 होगी। लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाती है तो वो आपका 181 यानी कि 181 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देशांतर रेखा के बारे में। तो दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं, जहाँ पे ध्रुवों पे इसका मान हो जाता है 0 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री का मान हो जाता है। अब बात करते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो ये आपका हो जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो हो जाती है 111 किलोमीटर। और वहीं बात करें कि यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, आप देखे होंगे कि यहाँ सभी
जो देशांतर रेखा है बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज़्यादा दिख रही है। तो ये पूछा जाता है सवाल कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे पाई जाती है। तो आप बता सकते हैं कि विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी ज़्यादा होती है, यानी कितनी होती है तो 111.32 किलोमीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है। तो आप देखेंगे कि ध्रुवों पे जो न्यूनतम दूरी होती है यानी 0 किलोमीटर, इसकी न्यूनतम दूरी हो जाती है ध्रुवों पे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देशांतर रेखा जो है विशेष रूप से समय और तिथि के निर्धारण में सहायक होता है। अब रही बात कि निकालते कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। तो जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 4 मिनट की होती है, 4 मिनट की। अब रही बात कि अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट प्लस करते हैं, और अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट माइनस करते हैं। तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं ग्लोब के माध्यम से कि ग्रीनविच से जो प्रधान समय। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम प्रधान समय रेखा कहते हैं, प्रधान समय रेखा कहते हैं, या प्रधान प्रमुख यामोत्तर इसे ही कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रमुख यामोत्तर या प्रधान समय रेखा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। तो जहाँ पे भारत की बात करें तो 82.5 डिग्री भारत का प्रधान समय मानक है। समय रेखा जो भारत का प्रधान समय रेखा है वो कितना है 82.5 डिग्री, यानी कि 82.1/2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 165/2 × 4। अब इसको हम क्रॉस मारेंगे तो 2 यानी 330 आ रहा है। अगर हम इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 30 और 530 यानी हम कह सकते हैं कि प्रधान समय रेखा से यानी कि ग्रीनविच के टाइम से हम टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे है, प्लस है। वहीं अगर बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो है अगर कोई देश पश्चिमी ओर 30 डिग्री पे स्थित है तो उसका समय क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 12 बज रहा है तो पश्चिम में स्थित है 30 डिग्री पे, तो उसका समय क्या होगा। तो सीधी बात है कि 30 × 4 कर देंगे तो 120 आएगा, और 120 को हम जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 घंटा पश्चिम साइड में घटता है। अभी हमने बताया 2 घंटा घट जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ 10 बजेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से भारत का, इस तरह से किसी भी देश का निकाला जा सकता है। और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि प्रत्येक 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री बढ़ते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाता है। इस तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएं तो 24 घंटा में ये पूरा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर एक चीज और आपको यहाँ पे हम बताते चले, भारत की स्थिति यहाँ पे है 82.5 डिग्री पे। तो ये जो भारत है तो ये कर्क रेखा पे, ये अगर मान के चलिए कि भारत है तो यहाँ पे सवाल तो ऐसे बहुत बनते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और जो है विषुवत रेखा से भारत की दूरी जो है कितनी है, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा। और अगर विषुवत रेखा से कोई देश, मतलब भारत में अगर गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे आपका
तमिलनाडु और केरल का एरिया जो हो जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म लगेगी, क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है और यहाँ पे लंबवत होते जाएगी। तो यहाँ पे तो ये नज़दीक है, स्वाभाविक है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगा। और ये जब लंबवत होते जाएगी तो इधर के एरिया में ठंड आएंगे और इधर तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप लोग ग्लोब के माध्यम से भी इस चीज़ को समझे होंगे। और वहीं हम बात कर लेते हैं कि बाकी कुछ तो इसमें छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, इतना ही था। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।